तो फिर भी मैं चाहूंगा कि साथ दें, और अगर मेरे से ज्यादा भी पता है तो मुझे फीडबैक दें एक सही मायने में, जिससे मैं थोड़ा और इसमें आगे बढ़ सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो उमा शंकर जी, स्लाइड शेयर शुरू करेंगे। तो इस टॉपिक का जो नाम मैंने लिया है वो है वन ऑफ द एवरेज। तो इसमें जो मैंने जैसे स्टार्ट किया सोचना, उमा शंकर जी से बात हुई, इनसे डिस्कस भी किया, इनफैक्ट मैंने एक दो साथियों से भी डिस्कस करा कि भाई जब हम एवरेज बोलते हैं जनरल सेंस में और मीन की बात करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो उमा शंकर जी से काफी हेल्प मिली, एक साथी ने और हेल्प करी, तो ये बात क्लियर हो पाई कि एवरेज जो है उसको हम जो है सेंट्रल टेंडेंसी जो मेजर करते हैं वो सारी एवरेज है एक्चुअली। अर्थमेटिक मीन बोले, मीडियन बोले या मोड बोले, तीनों ही एवरेज है, और अर्थमेटिक मीन को पर्टिकुलरली हम एवरेज बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, उसमें 5 गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड है। तो वन ऑफ द गाइडलाइंस जो है वो है शिफ्ट फ्रॉम द रोट मेथड ऑफ लर्निंग। दोबारा बोल रहा हूं मैं, शिफ्ट फ्रॉम द रोट मेथड ऑफ लर्निंग। हाउ, अब कैसे रोट मेथड ऑफ लर्निंग पे हम हटेंगे, इससे कैसे एक्चुअल लर्निंग सेंस में आएंगे। तो मैंने देखा कि हम बहुत से साथी हमारे जब सेट्स की बात करते हैं तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक को काउंट करते हैं इसमें, और जिन बच्चों को हम सोचते हैं कि किसी तरह ये अपनी हमारी जो मिनिमम लिमिट है उसको क्रॉस करके आगे जाए, तो स्टैट्स ही सबसे पहले एक चैप्टर का नाम 10th क्लास में हमारे सामने आता है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो 11 मार्क्स का है नियर अबाउट। तो सबसे पहले हमारे मन में जो आता है वो स्टैट्स ही आता है। तो पर हम जब स्टैट्स स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी खुद भी कहता था पहले कि भाई ऐसा करो, एक ही क्वेश्चन को 5 टाइम्स कर लो आप, तो यह आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, डिजिट ही बदलेगी, डाटा ही बदलेगा बस, इसमें और कुछ नहीं बदलेगा। तो मेरे ख्याल से मेरा जो वहाँ पर जो डायरेक्शन होती थी वो रोट लर्निंग की तरफ ज्यादा होती थी बिसाइड अंडरस्टैंडिंग। तो कोशिश की है थोड़ा सा कि रोट लर्निंग से हट के आज आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं हम। जी, इसमें एग्जांपल लिए हैं, जैसे द एवरेज मार्क्स obtained by a class in math is 80 given out of 100। तो एवरेज मार्क्स की बात कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट वैल्यू की बात कर रहा है। तो इसमें कंक्लूजन जो आता है निकल के इस डाटा से, एक सिंगल पॉइंट वैल्यू से, द क्लास इज गुड एट मैथ विदाउट नोइंग द पॉपुलेशन। जबकि हम पूरी क्लास को मिले भी नहीं है, उसके बारे में जानते भी नहीं है, और हमें अगर ये एक वैल्यू दे दी गई है हमें एवरेज मार्क्स की मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वी कैन श्योरली से कि वो काफी अच्छे जा रहे हैं। तो सेकंड एग्जांपल है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्लास इन एनी सब्जेक्ट, या मैथ्स में बोले 40 है गिवन आउट ऑफ 100। तो हम वहां पर कंक्लूड कर सकते हैं बाय ए सिंगल वैल्यू कि भाई जो क्लास है या यू कैन से पॉपुलेशन है पूरी हमारी, नीड सम मोर सपोर्ट, उसको थोड़ी सपोर्ट की और ज्यादा जरूरत है। तो ये एक सिंगल वैल्यू से, जबकि हम पॉपुलेशन के एक इंडिविजुअल मेंबर से भी नहीं मिले, और हमें उस पूरी पॉपुलेशन का एक सेंट्रल आइडिया था। तो दैट इज द आई थिंक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एवरेज प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री इज अनदर एग्जांपल। दूसरा एवरेज मीन, एवरेज जो मीन है उससे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं टू, किसी भी दो क्लासेस को बोलिए या दो सिचुएशन को बोलिए, वी कैन कंपेयर द टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज। तो आगे बढ़े थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो सेंट्रल वैल्यू की बात कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन है थोड़ा सा कि फॉर कंपेयरिंग वी कैन यूज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच समराइज द डाटा इन ए सिंगल वैल्यू। जो पूरी डाटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दे, एंटायर डाटा को, वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है। आगे, चाहे वो मीन है, मीडियन है या मोड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देर आर सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। यू कैन से द थ्री मोस्ट कॉमनली यूज एवरेजेस जो है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड।
वो सिर्फ यहाँ पर इसको मीन नहीं बोल रहा। ये मैंने ये जो हमारी स्लाइड है पर्टिकुलरली, ये 11th क्लास की जो स्टैट्स की बुक है, ये पूरी लैंग्वेज वहीं से उठाई है। 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है एनसीईआरटी की, ये पूरी लैंग्वेज वहीं से ली है। तो अगर सिर्फ मीन की बात करते हैं तो उससे हमें ये नहीं पता लगता है कि अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है या हार्मोनिक, क्योंकि सबका डिफरेंट वे होता है निकालने का, अलग वे होता है। पर जब एवरेज की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक मीन। तो आगे बढ़ रहे हैं अब। अब इसमें एक और एग्जांपल लिया है मैंने सामने कि ओहो वी आर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, इट मींस के वी कैन कवर 100 किलोमीटर इन 1 आवर। पर जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि इट टू 1.5 आवर्स टू कवर 100 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम जब इस एग्जाम्पल को कोट करते हैं तो सम एक्सप्लेनेशन टीचर की तरफ से जाना चाहिए कि जब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 घंटे में हम 100 किलोमीटर ट्रैवल क्यों नहीं कर पाए, उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम क्यों लगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन नीडेड है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि द डाटा ऑफ ए लोकेलिटी अबाउट कंजम्पशन ऑफ पेप्सी, कि समर 2018 में इतनी कंजम्पशन थी, समर 2019 में कितनी कंजम्पशन है। एक सेंटर वैल्यू से हमने आइडिया लगा लिया एक पूरे लोकेलिटी का। और समर 2020 में, ये मैंने 2 ही एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पर हम पीछे से भी डाटा ले सकते हैं और पुराना भी डाटा ले सकते हैं तो किस उस सीक्वेंस में या किस रेशो में ये इंक्रीज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन फॉर द समर 2020। तो ये दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जो मेरे को लगता है कि जो हम यूज भी करते हैं जनरली। जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वो भी जब डाटा की यूज करते हैं तो मेरे को लगता है मीन निकालते हैं, फिर उसके अंदर आगे फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं मीन का। तो इसमें हम आगे देखेंगे फैलेसी ऑफ मीन कैसे आती है हमारे सामने। हाँ जी। अब एक एग्जाम्पल मैंने रखा है आपके सामने। स्टूडेंट गॉट 48 एवरेज मार्क इन 4 टेस्ट। तो इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन को डील करने के लिए जो कंसेप्ट ऑफ एवरेज है, अगर वो हमें थोड़ा सा आ जाता है या हमारे स्टूडेंट्स को आता है तो हमें इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर हम मेथड लगाते हैं कि सम निकालने के लिए हम एवरेज इनटू नंबर करते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। क्योंकि एवरेज में जो नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, क्या आता है जब हम सम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम से, तो वो सब इक्वल हो जाती हैं एक्चुअली। उसमें कोई छोटा कोई बड़ा, वो सब छोड़ के सब बराबर हो जाते हैं, इक्वल वैल्यूज आ जाती हैं। 10th क्लास की बुक के पीछे भी जो कवर पेज है उसमें हमने देखा होगा कि स्टूडेंट है जो अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को पीछे छुपा के अपने फादर को बोलता है कि आई गोट ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स आउट ऑफ 10 इन ए क्लास, और जबकि उसका एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड होता है 2.5 आउट ऑफ 10। तो उसने गलत भी नहीं बोला। अगर एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग आइदर ही गॉट 2.5, बट अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ द क्लास एवरी स्टूडेंट गॉट 7 मार्क्स, क्योंकि हमने पॉपुलेशन को इक्वल कर दिया है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट गॉट 48 एवरेज मार्क्स इन 4 टेस्ट। स्पीड ज्यादा तो नहीं है मेरी? A student got 48 average marks in 4 tests. How many marks should he score in the 5th test so that his average become 50? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे इसका सोल्यूशन है थोड़ा सा ये। जब हमने बात की कि उसके 48 मार्क्स आए हैं 4 टेस्ट में, तो इट मींस एवरेज, तो इट मींस कि हर टेस्ट को हमने 48 असाइन कर दिया है। हालांकि इन एक्चुअल सिचुएशन जरूरी नहीं कि उसके 48 आए, और अभी हमने क्या किया है कि हर एक को 48 असाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, हर एक को कितना बनाना है, 50। तो 48 को 50 बनाया तो हमें कितना मिला, 2 इंक्रीज करना पड़ेगा। 48 को 50 बनाते हैं तो 2 इंक्रीज करना पड़ेगा। 48 को इंक्रीज करते हैं तो फिर 50 बनाने के लिए 2 इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए 4 टेस्ट में उसे ही और शी नीडेड 8 मार्क्स एक्स्ट्रा टू मेक देम 50। और 5th टेस्ट में 50 के एवरेज लाने के लिए उसे 50 चाहिए। तो इट मींस he need 58 marks in the 5th test so that his average becomes 50. Actually this is the concept जो मेरी समझ में आया है। और हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है कि जो हम सब बातें करते हैं वो सब हम अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो
हो सकता है हमारे सभी साथियों का डिफर भी कर रहे हो मेरे से कुछ साथी इसमें, पर मेरे जो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग और जो मेरी समझ में आया, बहुत पहले शायद जब भी ये समझ में आया उससे पहले मैं भी यही करता था। मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन और एवरेज को एक तो मैं लोकल लैंग्वेज में सेम ही रहता रखता था। तो मैं बोलता था मीन निकालने के लिए क्या करो, सम करो, सबको डिवाइड कर दो। और इस जो मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर मैं शायद इस एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ पाता तो इससे पहले मैं भी यही करता कि 48 इंटू 4, 58 इंटू 50 इंटू 5 और उसको सब्ट्रैक्ट करता, तब मेरा 58 आंसर आता। तो जो प्रियम्बल हमारा जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है वो भी मीन के थ्रू आता है कि हम पूरी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब अर्थमेटिक मीन एंड फैलेसी, इसमें मैंने ना 3 एग्जांपल लिए आपके सामने। अभी जो हम एक जो सेंट्रल एग्जांपल है 555 वाला, 5 बार जो 5 आया हुआ है, हम ये सामने रख सकते हैं किसी के भी सामने और कह सकते हैं कि भाई इनको ना सबको इक्वल करना है। तो मुझे लगता है जो कॉमन सा जर्नल आंसर हमारे पास आएगा वो यही आएगा कि भाई इसको इक्वल क्या करना है, तो इक्वल ही है, यही आंसर आएगा मेरे को लगता है। तो ठीक है, अभी हम अनाउंस नहीं करते कुछ भी, या हम थोड़ा सा अनाउंस भी कर सकते हैं कि सारे इक्वल वैल्यू हैं। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 और अब हम कहते हैं कि सबको इक्वल करना। तो मुझे लगता है कि 2 पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती हैं कि कुछ साथी हमारे क्या करेंगे, बाहर से नंबर ले आएंगे। वो कहेंगे कि 1 को 4 दे दो, 2 को 3 दे दो, 3 को 2 दे दो और 4 को 1 दे दो, तो सारे 5 5 हो गए, सारे इक्वल हो गए। तो इस जब हम एग्जाम्पल को रखेंगे तो विद सम रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे कि हमें बाहर से नंबर लाके ऐड नहीं करना, इसी में एडजस्ट करना नंबर को, सबको इक्वल बनाना। तो जब हम अगर 3 से देखें, हम मान लीजिए हम 3 मान लेते हैं कि हमारा, या 5 से देख लेते हैं, ज्यादा की साइड कम करते हैं। तो 5 में से एक निकाल के हम शिफ्ट करते हैं पहले, फिर एक और निकाल के शिफ्ट करके, मतलब वो मे बी देयर मे बी डिफरेंट आंसर्स स्टूडेंट की तरफ से कि वो कैसे करते हैं। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है इसमें करने का, इक्वल करने का। और हमने जैसे इसको देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो हम बड़ी जल्दी कर सकते हैं कि 3 सेंट्रल वैल्यू है। हालांकि बच्चों को नहीं पता सेंट्रल वैल्यू, पर हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो 5 जो है सीधा 3 पे लाने के लिए 2 एक्स्ट्रा है, तो 1 को हम 2 दे देंगे, और 4 के पास एक एक्स्ट्रा है 3 से, तो उसको हम 2 को दे देंगे, तो एक तो सारे 3 3 हो जाएंगे। सिमिलरली अब थोड़ा सा हायर साइड की तरफ जाते हैं, थोड़ा और इसको टफ करते हैं, तो हम आते हैं 1 1 99 90। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं कि अब इनको सबको इक्वल करना है विद द सेम रिस्ट्रिक्शंस, कि हमें बाहर से कोई वैल्यू नहीं लानी, आपस में इसको एडजस्ट करते हुए इक्वल करना है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट हमारे देर भी लगाए इसमें, तो हमें ना एकदम क्विक आंसर नहीं करना, उनको वेट करना है थोड़ा। क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू मी लर्निंग जो होती है वो प्रोसेस में होती है, हमारे बताने से नहीं होती कि ऐसा कर, इसको 49 उधर दे दे, दूसरे से 49 उधर दे दे, सारे 50 50 हो जाएंगे। दैट इज नॉट लर्निंग। लर्निंग होती है जब वो प्रोसेस में खुद जाके सोचता है, जब वो जैसी सोचना शुरू करता है। जैसे मैंने आपको पहले एक चुटकुला सुनाया है, उसमें भी जब हम सोचना शुरू करते हैं तो एक्चुअली मैथमेटाइजेशन या मैथमेटिक्स वहीं शुरू होता है। जब चुटकुला सुन के हमने छोड़ दिया तो उसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, हंस लिए हम, बात खत्म हो गई। पर जैसे हमने उसके ऊपर सोचना शुरू करा कि बच्चे ने ऐसा क्यों बोला, चाहे कोई सामने वाले ने क्वेश्चन रखा है या नहीं रखा, तो बच्चे ने क्यों बोला ऐसा, उसके पास क्या था, उसने कितने सही तरीके से एनालिसिस किया। जैसे उसके फादर ने पूछा कि भाई क्यों करोगे, तो उसने अपनी दादी की जो क्वालिटीज बताई, जो उसे अच्छी लगती थी, जो उसे पसंद आ रही थी, वो उसने क्वालिटीज बताई। फिर उसने रिलेशन देखा, रिलेशन चाहे उसने गलत सेंस में देख पाया, वो उस रिलेशन को उस एज ग्रुप में नहीं था कि उस रिलेशन को प्रॉपरली समझ सके कि मेरी मम्मी का फादर के साथ रिलेशन क्या है और जो फादर की मदर है उसका रिलेशन मेरे साथ क्या है। और उसने बड़े सिंपल लैंग्वेज में बोला कि जब आप मेरी मदर से शादी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हालांकि बिल्कुल ठीक है, वो अपने लेवल पे ठीक है, उसकी इतनी रीजनिंग मेरे को लगता है काफी है। तो इसमें जो मैंने हेडिंग दी थी एक्चुअली में फैलेसी ऑफ मीन दी थी। फैलेसी ऑफ मीन क्या कहती है एक्चुअली में, और ये हमारे रिसर्च में बहुत काम आती है जब डाटा को एनालिसिस करते हैं। तो इसमें जो मैंने कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की, वो मैंने यही कोशिश की है कि इक्वेलिटी का कंसेप्ट एक्चुअली में इसके अंदर है। और मैंने कहीं भी नहीं बोला कि सम अपॉन नंबर हमें करते हुए अर्थमेटिक मीन की तरफ या एवरेज की तरफ जाना है। जब हम इसका मीन देखते हैं, जो लास्ट एग्जांपल है हमारा 119999, इसका जो मीन आता है वो आता है
50। तो अगर हम देखें तो इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज है। इसका मतलब जो मीन है वो हमारे डाटा को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता। ये किसी भी सेंस में डाटा हो, पर जो 50 इसकी वैल्यू आ रही है अर्थमेटिक मीन, वो ट्रू सेंस में इस डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम जो है मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो मीन से जो वैल्यूज हैं वो कितनी डेविएटेड है एक्चुअली। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वी कैन चेक कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है। अगर मीन से देखें तो दीज ऑल वैल्यूज आर 49 डेविएटेड। 50 से जो है 1 भी कितना डेविएटेड है, 49। सेकंड 1 भी कितना डेविएटेड है, 49, और 99 भी डेविएटेड है, 49। तो अगर हम इसका, शायद मुझे लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मैंने तो निकाला है, इसको हम बाद में चेक कर सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। This was the last slide. कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, टाइम भी मेरे ख्याल से इतना ही लेना था मुझे, बस आगे बढ़ रहे हैं। ये लास्ट है। मेरे को अच्छा, आपने भेजी थी, ये लास्ट। हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं खैर मेरे पास स्लाइड में इसको देख नहीं रहा, मैं जो आपके पास है वही देख रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जो मैंने बात की आपके साथ, वो इक्वलिटी की बात करी है कि अर्थमेटिक मीन में हम कैसे इक्वल करते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, पर ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाएगा, हो सकता है इसमें हमारे कुछ साथी पीछे छूट जाए, पर मैं फिर भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब हम इसका स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में मैंने क्या देखा कि उसमें हम जब क्लास इंटरवल की सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, और मिड पॉइंट निकालने के बाद उसमें से हम एक एज्यूम्ड वैल्यू लेते हैं, एज्यूम्ड मीन जिसको हम बोलते हैं, और उससे उसकी डेविएशंस लेते हैं। ए जब मान लेते हैं तो हम एक्स आई माइनस ए करते हैं, हर वैल्यू की डेविएशन लेके, और प्लस माइनस देख के एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करके फिर एन से डिवाइड करते हैं। और ये अगर हम देखें तो हम सिंपल फॉर्मूला जो है हमारा, उसमें भी हम यही सब कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम फिर फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अगर 3 हमारी सेंट्रल वैल्यू हम मान रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मान रहे हैं, तो 1 कितना डेविएटेड है इससे, एक्स आई माइनस 3, मतलब 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, और 3 माइनस 3 इज 0, 4 माइनस 3 इज 1, और 5 माइनस 3 इज 2। तो वो देखेंगे तो नेगेटिव भी इक्वल आ रहे हैं, -1 और -2 आ रहा है, -2 एंड -1, और 3 के सामने 0 आ रहा है, और 4 के सामने जो आ रहा है 1 आ रहा है पॉजिटिव, और 5 के सामने भी पॉजिटिव 2 आ रहा है। तो हम देखेंगे वो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं और जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो न्यूट्रल हो जाती हैं, और हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचता। इसका मतलब क्या है कि मीन भी जो है, अर्थमेटिक मीन जो है इस डाटा का 3 ही है। सिमिलरली अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इसमें शायद हमारे लिए एक सेंट्रल वैल्यू को मानना थोड़ा मुश्किल है। लास्ट वाला एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल वैल्यू को मानना इसमें हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम 99 लेके चल सकते हैं इसमें सेंट्रल वैल्यू के। लेट अस एज्यूम कि सेंट्रल वैल्यू जो है हमारी 99 है। तो उसमें फिर देखिएगा, आप ट्राई करिएगा कि कैसे इसको आगे जाते हैं, इसके अंदर कैसे डेविएशन लेके फिर हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर नेगेटिव साइन बचता है हमारा, तो हो सकता है हमें 99 में से माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर 50 पे आएगा। तो ये जो मैंने बात की आपसे, मैंने एक बड़ा छोटा सा अर्थमेटिक का टॉपिक रखा था इस पे। इसके साथ साथ अगर हम जैसे मीडियन पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, मीडियन की जब हम सेंट्रल वैल्यू जाते हैं तो फॉर्मूले के थ्रू सेंट्रल वैल्यू पे हम कैसे जाते हैं, हालांकि उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और स्टेप डेविएशन भी मुझे लगता है कि जब तक हम उसको कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे या विद एन एग्जांपल नहीं जाएंगे अर्थमेटिक मीन के लिए, तो वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम उससे कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहे एब्स्ट्रैक्शन में, इसलिए मैं भी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। पर अगर हम उसको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन के लिए छोड़ रहा हूँ उसको मैं, कि भाई अगर ये अर्थमेटिक मीन जो है हमारा बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, क्या जो हमने यहाँ पर बात की है कि डेविएशंस कैसे ले रहे हैं हम एक एज्यूम मीन के थ्रू जाके, तो शायद हम उसके कंसेप्ट पे, बेसिक कंसेप्ट पे हम जा पाते हैं। एक बात और शेयर करूंगा यहाँ पर, मैंने एक एग्जांपल लेके उसका खुद डाटा बनाया, उसको मैंने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करा, और मैंने देखा कि क्यों जरूरी होता है। मैं आपसे एक बात यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि मीन का ट्रीटमेंट फर्दर क्यों जरूरी होता है हमारे लिए।
और कोई स्लाइड है मुकेश भाई तो मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। आप नहीं 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 उमा शंकर जी, स्लाइड नहीं है। फिर मैं एक रजिस्टर पे मैंने एग्जांपल सॉल्व किया है, अगर उसको दिखा दे तो हम दिखा सकते हैं। जी सर प्लीज दिखाइए, हाँ, दिखाइए सर दिखाइए। मेरा कैमरा वो स्लाइड शेयरिंग वो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो उमा शंकर जी, आई थिंक। हाँ सर। यस, यस देखिए विजिबल है क्या क्लियरली कुछ, या मेरे को लगता है इसमें उल्टे डाटा आ रहा है इसमें। डाटा तो ठीक आ रहा है, सब थोड़ा और क्लोज लेंगे तो और क्लियर नजर आ जाएगा। क्लोज ले आइए सर। सीधा दिखाई दे रहा है आपको ये? हाँ जी सीधा दिखाई। मुझे तो उल्टा दिखाई दे रहा है। नहीं सर ठीक है। एक्चुअली हमें डाटा नहीं देखना इसके अंदर। इसमें अगर हम लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं तो ये मेरा डाटा खुद का बनाया हुआ था, 111 जैसे मैंने लिया हुआ है, 22 लिया हुआ है, फिर उसको मैंने 10-10 के फॉर्म में इंटरवल में कन्वर्ट करा। तो मैं एक्चुअली में इसमें क्या ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने एक डाटा लिया उसमें भी मैंने वही लिया कि वो तो सेंट्रल वैल्यू से एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ ज्यादा झुकाव था उनका। तो मैंने दोनों जब इसको क्लास इंटरवल सीरीज में कन्वर्ट करके जब मैंने इसका आंसर निकाला तो दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस आया। अगर मैंने एक्चुअल डाटा से इसका मीन देखा है तो 47.88 आता है, और जब मैंने क्लास इंटरवल सीरीज में जब इसके डाटा को देखा है तो 50.8 आता है, मतलब अराउंड 3 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो पता नहीं अब ये कहाँ तक हम इसके तक वेरिएशन में जा सकते हैं, पर स्टैटिस्टिक्स को अगर हम बहुत ही केयरफुल सेंस में और बहुत ही अच्छे से समझ के यूज नहीं करेंगे तो हमें ये लगता है मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुकेश सर, आपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत सारा कुछ समझ बनाई है हमारी, और अब हम उस